हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? एंड सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आपके फ्यूचर के लिए, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों का भी यूजीसी नेट 2025 जून का अटेम्प्ट क्वालिफाई हुआ है, सभी जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली कैटेगरीज के लिए। एंड आज एक छोटी सी बच्ची जो है वो मेरे साथ है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चुपचाप सारा काम कर जाते हैं और टीचर को एंड मोमेंट पर बताते हैं कि मैम हमने कर दिया है। सो निधि आई एम श्योर उनमें से है। हाँ, मुझे कुछ हिच एंड ग्लिचेस याद है मेरी जेआरएफ अड्डा की क्लासेस की, कि हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर मिलते थे और मुझे मैराथन्स में आंसर्स देखने को मिलते थे। तो निधि आपके सामने 100% मायने रखता है। 100% किसी स्टूडेंट से आ जाना मायने रखता है, 244 मार्क्स आना मायने रखता है। एंड आज हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस क्या रहा जेआरएफ अड्डा की मैराथन्स या फिर जेआरएफ अड्डा की क्लासेस का निधि की लाइफ में। ऑल्सो क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रही ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। एक शॉर्ट, एक क्रिस्प लेकिन एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू होने वाला है आज निधि का, AIR रैंक 1 फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो वेलकम निधि, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जरूर जानना चाहूंगी कि ये यूजीसी नेट का ख्याल कैसे आया कि एग्जाम दे देना चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, कि बैकग्राउंड थोड़ा बताओ कि कैसे ये ख्याल आया। पहले तो थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे पहले मैंने ना आपको कहीं और मतलब रियलिटी में किसी एग्जाम सेंटर में देखा था, तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट अभी मुझे आपके साथ ये लाइव सेशन देखकर अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है ये सब। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है कि मैंने आपके सारे सेशंस को फॉलो किया है शुरू से लेकर अभी तक। हाँ ठीक है, मैंने कभी आपकी लाइव सेशंस नहीं अटेंड किए हैं, आपकी सारी क्लासेस मैंने रिकॉर्डेड भी देखी, बट इट वाज द कंटेंट वाज सीरियसली इतना अप टू डेट है। और अगर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट, तो आपका कंटेंट बेस्ट है, मुझे ऐसा लगा भी। और मैंने हर एक कंटेंट की हर एक पीडीएफ को अभी तक अपने फोन के अंदर सेव करके रखा है, एंड मैंने उसी से प्रिपरेशन की। मतलब मैंने निधि को कुछ नहीं बोला, मैं इतना सच नहीं बोलना था निधि। फिलहाल थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड। ये एग्जाम का ख्याल कैसे आया कि चलो एमए क्वालिफाई हो गया, अब यूजीसी नेट दे देते हैं, या रैंडमली देने की कोशिश करी, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो क्या रहा? पर मैंने इसे कोई रैंडमली नहीं सोचा था, मैंने सीरियसली शुरू से ही जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट लिया था, तो जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मुझे लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पोस्ट सही है मेरे लिए। तो मैंने उस बीए में मतलब जब मैंने अपनी बीए करी थी कंप्लीट, तभी मैंने ये चीज सोच ली थी। उसके बाद मैंने एमए जब कंप्लीट करी, सोचा था कि एमए के दौरान ही मैं एग्जाम दूंगी, पर मैंने एमए के दौरान कभी भी एग्जाम नहीं दिया। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जून, जब मैंने जून 2023 में आई थिंक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा उसी के दौरान एग्जाम भी था, फाइनल एग्जाम। तो वहीं से शुरू किया मैंने। फिर उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट हुए उसके बाद मैंने दिया। उसके बाद मैंने 3 बार यूजीसी नेट क्लियर की थी ऐसे पहले, पर जेआरएफ से कुछ मार्क्स से ही रह जाती थी। और बार बार हर एक स्टेप में मेरे को ये अजीब चीज लगी कि पहले स्टेप में मेरे मार्क्स थोड़े ज्यादा थे, एंड धीरे धीरे करके वो मार्क्स कम होते गए। वो सीरियसली थोड़ा सा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। फिर देन मैंने शुरू से शुरू किया, और खास करके पेपर 1 पे थोड़ा सा मैंने फोकस बढ़ाया, क्योंकि मेरे मार्क्स अपने सब्जेक्ट में अच्छे आ जाते थे, तो पेपर 1 में मेरे मार्क्स हमेशा कम ही रहे थे। तो मैंने इस बार ही पेपर 1 पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया। बट ये बात नहीं, बिल्कुल, मतलब यार 100% आना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मायने रखता है कि 244 आप मार्क्स लेकर आ रहे हो। एंड जहां तक पेपर 1 के फोकस की बात निधि ने बिल्कुल सही बोली है। काफी बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि पेपर 1 मैम अगर हम करते हैं तो पेपर 2 छूट जाता है, और पेपर 2 अगर हम करते हैं तो पेपर 1 छूट जाता है। तो मैं स्पेसिफिकली निधि से ये चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपने स्ट्रैटेजीज पर बहुत काम करा पेपर 1 की, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही पेपर 1 को लेकर। आपने कौन कौन से यूनिट्स पर फोकस करा और जो आपके लिए इस एग्जाम में एक अच्छी तरह प्रिपरेशन साबित हुई, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ निधि। मैम मैंने जब कुछ लास्ट अटेम्प्ट दिए थे, तो मैंने पेपर 1 को मैंने जैसे कहा कि मैंने कभी फोकस नहीं किया उतना, और मेरी मैथ थोड़ी ज्यादा ही वीक है अगर मैं बोलूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैथ्स के बिना नहीं होगा, तो ये ये सोचना सही नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगा, मैंने बहुत टीचर्स के, आपसे भी मैंने कई बार सोचा कि कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो मुझे हमेशा वो चीज बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि मेरी मैथ्स तो बिल्कुल ही जीरो थी, और मुझे ऐसा लगता था मेरे से नहीं होगा अगर मैथ्स नहीं हो रही है।
तो मैंने मैथ्स को छोड़ के बाकी यूनिट्स पे फोकस करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा चलो मैथ्स नहीं हो रही है तो बाकी यूनिट्स पे फोकस करते हैं। तो ऐसे ही JRF अड्डा पे मुझे जो ही मैम मिले, मेरे को हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जब मैंने उनकी क्लासेस देखनी शुरू की, कम्युनिकेशन की, हायर एजुकेशन की, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाया हुआ मेरे को समझ आता है। तो अगर मैं बोलूँ तो पेपर 1 में मुझे जूही मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन को लेकर, क्योंकि इससे पहले मुझे समझ ही नहीं आता था पेपर 1 कि हाँ, पेपर 1 है क्या? तो जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नहीं, बिल्कुल, मैं इस और चीज में जरूर एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये पहले तो निधि की आप ये बात बिल्कुल सही समझ लो कि जरूरी नहीं है कि मैथ्स पर रिलाई करना। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो मेक श्योर आप बाकी 9 यूनिट ऐसे प्रिपेयर करो कि फिर वो जबरदस्त लेवल की। और आई एम श्योर कि निधि ने भी वही काम करा होगा, क्योंकि आप yes, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप अगर मैथ्स छोड़ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपका 10 नंबर का DI आ रहा है, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस बार तो मैथ्स के क्वेश्चन काफी थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट काफी देखने को मिले थे। तो मैं वही बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप मैथ्स छोड़ रहे हो तो मेक श्योर आप बाकी सारी यूनिट जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो। चाहे इस बार कम्युनिकेशन से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, हायर एजुकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो मैं ये जरूर पूछूंगी निधि से, निधि पेपर 1 में PYQ का रोल कैसा रहा? कितना इंपॉर्टेंट है PYQ करना पेपर 1 में? मैं अगेन आपको बोलूँ कि मैंने जो लास्ट मिस्टेक्स की थी कि मैं PYQ अपने सब्जेक्ट के तो कर लेती थी, पर पेपर 1 के में से पूरे नहीं हो पाते थे, बिकॉज मैं लास्ट मोमेंट पे शुरू करती थी और सोचती थी कि मेरा JRF हो जाएगा। तो मैंने इस समय भी मैंने इतना समय नहीं दिया, क्योंकि मैंने 2.5 या 3 महीना दिया होगा अपने प्रिपरेशन को, पर वो 2.5 महीना जो था मैंने अपना उसको 6 मंथ में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं काम करती, टाइम वेस्ट नहीं करती थी, और उसको मैंने 6 महीने में कन्वर्ट कर लिया एक तरह से। और आपने जैसे पूछा कि PYQ का क्या रोल है, PYQ का मुझे ऐसा लगता है पेपर 1 में सबसे बड़ा रोल PYQ का ही है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस आप जितना मर्जी सिलेबस को पूरा कर लो, जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो सिलेबस से डायरेक्टली नहीं कभी पूछे जाते। एक UGC नेट का खुद का एक पैटर्न है जिस बेसिस पे वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस। तो जब आप उस चीज को फॉलो करते हो तो आपको क्वेश्चन आप जब देखोगे स्क्रीन पे तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको PYQ बेस्ड लगेगा, और से हो सकता ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं कि PYQ बेस्ड होते हैं और एक ही ऑप्शन से आपका कई बार आंसर निकल आता है। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो करी। मैंने बहुत सारे PYQ लगाए पेपर 1 के, मतलब 1 महीने में मैंने सिर्फ PYQ ही किए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है निधि का। एक लाइन जो अगर आपको पकड़नी चाहिए, खासकर जो बच्चे जॉब्स में हैं या फिर जो बच्चे एक्स्ट्रा और एक्टिविटीज में हैं, किसी कारणवश फुल फ्लेज प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, लास्ट के 3 महीने या लास्ट के 2 महीने भी अगर आप पेपर 1 को दे देते हो ना, आप एक बहुत बड़ा रोल मॉडल, एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हो। और बेस्ट एग्जाम्पल निधि आपके सामने, क्योंकि वो बच्ची खुद ही बोल रही है कि मैम मैंने 2 से 3 महीने दिए लेकिन PYQs के बेसिस पर जो है कमाल हो गया है। तो PYQs इग्नोर ना करें। एंड ऑल्सो व्हेन कमिंग टू पेपर 2, बिकॉज मेरी निधि से बात हुई है कि मैम मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छा था, निधि वाज श्योर कि देखो कुछ बच्चे होते हैं बाय चॉइस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका शुरू से ही प्लान होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगी कि निधि इज वन ऑफ देम। निधि का प्लान ही था कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है, दिस जॉब सूट्स हर। तो ऐसे बच्चे ना इस चीज पर लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, एंड इनका 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, फिर इनकी ग्रोथ मैटर करती है। एंड कमिंग बैक टू निधि, निधि का ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेस था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। जिन बच्चों का बेस है उनके लिए इट्स इजी टू क्रैक द एग्जाम। लेकिन मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, अगर आपका बेस नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ फुल फ्लेज प्रिपरेशंस। अगर आपको बेस का इशू है, अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप लोग को एक फुल फ्लेज प्रिपरेशंस के लिए जाना चाहिए। व्हाट यू से निधि, आपका क्या कॉल है इस बात पर? तो देखिए, फुल फ्लेज प्रिपरेशन तो जिनका बेस सही है उनको भी एटलीस्ट, जैसे आप एग्जाम के लिए अप्रोच करते हैं तो 6 महीना अगर आप लगाते हैं किसी के एग्जाम के लिए, तो आपको एक बार ही सिलेबस को वापस से रीड आउट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत पहले भी बहुत बड़ी पढ़ी है, और मैंने लक्ष्मीकांत को वापस से इस बारी जब पढ़ा तो मुझे एक अलग ही कुछ समझ आता था। मतलब पहले उतना नहीं समझ में आता, जब मैंने पहले BA में पढ़ा, मैंने MMA के दौरान पढ़ा, तो अब ऐसा लगता है कि शायद धीरे धीरे करके आपका जो होराइजन है वो वाइड अप हो जाता है करते करते, और उसके बाद आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आने लगता है जब आप किसी चीज को वापस से पढ़ें। तो इसलिए बहुत जब भी आप बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपरेशन मैं करें तो अग्री कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत बात कही है इसने और निधि ने।
आपको मैंने बहुत बार एक बात बोली है कि अगर आप 100 बुक्स पढ़ रहे हो तो कोई मैटर नहीं करता, आप एक बुक को 100 बार पढ़ो वो मैटर करता है। एंड यही मोहित भट्टाचार्य हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, प्रसादन प्रसाद हो गया आपके, ये डिफरेंट, बेनीवाल हो गए हिंदी मीडियम्स वालों के लिए, ओपी गाबा हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड है, आप इसको बार बार पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड है। वरना मैंने आपको ये बात बोली है कि भाई अगर आप जेआरएफ अड्डा ज्वाइन करते हो, एक सिग्निफिकेंस प्लेटफॉर्म है, इसमें हम आपको इकट्ठे एक सोर्स देते हैं, लेकिन मैटर वही करता है कि आप कितनी बार उस सोर्स को पढ़ रहे हो, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्यों निधि, आपको क्या लगता है? मैम जैसे कि कुछ यूनिट्स जो लक्ष्मीकांत में थी मेरी, और कुछ यूनिट्स मैंने आपके कंटेंट से फॉलो किए। जैसे आप मैराथन लेते थे, मैं पेड कंटेंट तो मेरे पास नहीं था, जो भी आप मैराथन लेते थे मैं उस कंटेंट को फॉलो अप करती थी। तो भी आप जैसे मैराथन आपने ली तो मुझे लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं क्विज नोट बनाती चलती। तो वही क्विज नोट मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। सही में जो मैराथन थी वो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे फ्री में तो पता नहीं क्या ही मिल गया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आपने एक बारी अनाउंस किया था कि मैं 5 मिनट की लगातार मैराथन सुनी, तो मुझे ऐसा लगता था कि फ्री में मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया। तो इट वाज सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्पिंग। और पब्लिक पॉलिसी जो यूनिट थी मैंने कभी भी बुक से नहीं पढ़ी, मैंने आप ही के कंटेंट से पढ़ा। जितना भी आपने प्रोवाइड किया था मैंने उतना ही पढ़ा था, क्योंकि ये बात, ये लड़की, ये बात ना, इसको मैंने पैसे नहीं दिए। मैं एक बात बता रही हूँ, पब्लिक पॉलिसी की तारीफ जो इसने करी है कि मैम आपने जो पढ़ाया यूट्यूब पर, और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने एक ही बार यूट्यूब की क्लास ली है और वो आज तक भी यूट्यूब पर है। वो उसमें मैंने आपको पहले ही बोला उस यूनिट पे पढ़ाने के लिए कि देखो ये यूनिट ना आपको अपने माइंड के हिसाब से खेलनी पड़ेगी। ये यूनिट, मैं इस यूनिट को मेरिट यूनिट लेके चलती हूँ कि ये आपको मार्क्स दिला भी सकती है और ये आपके मार्क्स कटवा भी सकती है। एंड ये आना निधि की तरफ से कि मैम जब आपने 5 यूनिट अनाउंस करी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई एम श्योर काफी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, एंड व्हाट से चलो अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, इट्स नॉट इस केस में नहीं, लेकिन अगर आपको एक कंटेंट मिल रहा है तो आई एम श्योर कि आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। एंड मैं डेफिनेटली एक बात बोलती हूँ, देखो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फुल फ्लेजली एस्पायरेंट है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर मैं यूट्यूब में एक दिन में फुल फ्लेजली इतना पढ़ा सकती हूँ कि ऑलरेडी किसी का बेस बना हुआ है, उसको फायदा हो रहा है, वो AIR रैंक निकाल पा रहा है, तो जिन बच्चों को 2-2 साल हो जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं प्रिपरेशन छोड़े हुए, उनके लिए JRF अड्डा की क्लासेस डेफिनेटली रिकमेंडेड है। क्योंकि आज मैं एक बात बोलती हूँ भाई, यूट्यूब पर अगर इतना तगड़ा पढ़ाया जा रहा है तो आई एम श्योर कि पेड कोर्स में क्या ही बात होगी। तो मेक श्योर आप अपना डिसीजन वाइजली लें। एंड ऑन द लास्ट नोट, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ निधि? क्योंकि देखो रैंक 1 हासिल कर लिए, 100 में से 100 नंबर ले आए, अब आगे क्या करना है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? एंड अपने फ्रेंड्स को, जो आपके को फेलो फ्रेंड्स हैं, जो अब इस प्रिपरेशन में नए नए आए हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे उनके प्रिपरेशंस के लिए, उनके रिवीजन के लिए, उनके लिए एक फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑन योर फ्यूचर प्लान की अब आगे क्या तैयारी है? पहली अगर आप मैं टिप देना चाहूँ तो सबसे पहला तो हो जाता है कंटेंट, कि आप ऐसा कंटेंट फॉलो करो जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि JRF अड्डा का अगर आप बैच लेते हैं तो देखिए मेरे को फ्री में जो कुछ भी मिला मैंने उसमें किया। अगर आप पेड बैच ले सकते हैं तो बहुत सही बात है, बिकॉज आप ब्लाइंडली उस कंटेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको इधर उधर यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा बहुत ज्यादा टाइम होता है यूट्यूब पे सेशंस को ढूंढना, उनकी PDF कलेक्ट करना, स्क्रीनशॉट कलेक्ट करना, इसमें चला जाता है। तो अगर आप पेड कंटेंट को ले सकते हैं तब तो बहुत सही है, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगर मैं कोई सजेशन की बात करूँ तो देखिए मेरा भी ना बहुत बारी नेट हुआ और मेरे को वो चीज बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगती थी, बिकॉज ये एक रियलिटी है। ठीक है आज AIR 1 आ गया, पर उसके पीछे भी बहुत अप एंड डाउन रहते हैं। हाँ कई बारी नहीं निकलता, कई बारी आप मेहनत करते हैं तो भी आपके स्कोर बढ़ नहीं रहा, ये सब चीजें सबको देखनी पड़ती है। तो इस चीज से ये नहीं होना कि भाई 2-3 बारी दे चुके हैं अब नहीं देना। तो मैंने देखो मेरे को सीरियसली था कि जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था कि मेरे को ये था कि अभी नहीं होना तो मैं अगला अटेम्प्ट भी दूंगी। मुझे ये था आपको रुकना नहीं है, आपको करते रहना, मेहनत करिए, अपने टीचर पे विश्वास रखिए, जो टीचर कहता है वो करिए, और बस मुझे अभी भी पता है, मैंने अभी निधि से कनेक्ट किया था एग्जाम के लिए, और मतलब अभी इंटरव्यू के लिए, और निधि का सबसे पहला डायलॉग यही आया कि मैम, सबसे पहले सेंटेंस निधि ने क्या बोला है कि मैम मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो करा है। तो ये एक ट्रस्ट जो इस बच्ची ने मुझे दिखाया है ना, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ यार कोई मेरा क्या ही बुरा करेगा, मेरे बच्चे मेरे लिए इतनी दुआएं मांगते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज को ओवरवेल्म, आई फील लिटरली ओवरवेल्म कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए JRF अड्डा या वर्षा मैम इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन,
क्योंकि मैंने कभी पाखंड नहीं करा ना यार, मतलब मैंने कभी हेर फेर नहीं करी ना अपने आप को कंटेंट देने में या आपको पढ़ाने में। तो जाहिर सी बात है कि वो रिजल्ट भी बड़े ही प्योर आएंगे और वो रिजल्ट भी आप लोगों में से ही निकलेंगे। सो अब निधि, एक फाइनल क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, कि फ्यूचर का प्लान क्या है, क्या सोच रहे हो? पीएचडी में जाना है, क्या टारगेट्स हैं? थोड़ा सा बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। वैसे मेरा टारगेट तो पीएचडी में गोल करना ही था कि मैं एक थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए और एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए ताकि आगे का हो सके काम। तो मैंने जेएनयू सोचा है अभी तो, जेएनयू में हो जाए तो बेहतर है, या फिर अगर दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट हो। और बस यही है कि आपकी तरह एक आगे काम करना है। हाँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाना है वो एक अलग बात है, उतना जिगरा नहीं है मेरे पास मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, पर ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर बन। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यूट्यूब वाला जिगरा नहीं है, गाली खाने वाला जिगरा नहीं होता हर किसी के पास, बट डेफिनेटली नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी डेफिनेटली आप बिल्कुल बनेंगे। एंड आई होप कि आप बहुत सारी सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल करें। थैंक यू सो मच निधि, इतना एक कहते हैं टीचर को टीचर बनाने के लिए थैंक यू, एक टीचर को अच्छा रिजल्ट देने के लिए थैंक यू। एंड आप नहीं होते तो आई एम श्योर कि मेरे जैसे टीचर्स नहीं होते, आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते। तो सो वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपके परिवार को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब दुख के दिन चले गए हैं, इट्स अ हाई टाइम टू सेलिब्रेट। एंड सेलिब्रेशन से एक और बात याद आई कि जेआरएफ अड्डा 27 जुलाई को आपका प्लान कर रहा है सेलिब्रेशन का। जितने भी हमारे यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स हैं जेआरएफ अड्डा से जुड़े हुए, चाहे वो आपके जेआरएफ क्वालिफाई हो, पीएचडी नेट, वो सब लोगों के लिए एक ऑफलाइन प्लान है, यानी कि हम लोग जेआरएफ जयपुर सेंटर पर, जेआरएफ अड्डा के जयपुर सेंटर पर आप लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन की तैयारी बिल्कुल जोर शोर से रेडी है। एंड इसी के साथ एक और फाइनल चीज, अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस के साथ जुड़ना है तो आई एम शेयरिंग ऑन योर स्क्रीन, आप लोग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस के साथ जुड़ना है तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशन। ऑल्सो एक रिसर्च मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, रिसर्च प्रपोजल की बात करूं, तो एक पेड सेशन आपके लिए लेकर आ रही हूं, मैं वेबिनार लेकर आ रही हूं रिसर्च प्रपोजल के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप रिसर्च प्रपोजल की तैयारी के लिए एक बेसिक कोर्स को 2 दिन का वेबिनार जो होने वाला है आपका 23 और 24 जुलाई को, जिसका मिनिमल सा पेड चार्ज है, आप उसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्वालिफाइड एस्पायरेंट्स है जो चाहते हैं, और जर्नल सोशल साइंसेस के ऊपर रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर मैं बात करने वाली हूँ, सो आप लोग बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जेआरएफ अड्डा पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच निधि, मिलती हूँ आपसे अभी हम और बात करेंगे, आप लोगों से मैं मिलती हूँ अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।